तो हेलो नमस्कार। आज आप लोग के बीच में पुनः लेकर आए हैं क्लास 12th के लिए हिंदी दिगंत भाग 2, जिसमें आज का जो मेरा क्वेश्चन है वह एग्जाम 2024 के लिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक, इसके बीच में जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें लगा कि इस क्वेश्चन में जान है, हम उस क्वेश्चन को बारीकी तरीका से मार्मिक ढंग से आपके बीच में छांट कर लाए हैं। ऐसा नहीं कि इतना ही क्वेश्चन आएगा, दूसरे क्लास में भी, नेक्स्ट क्लास में भी उस चैप्टर से और भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो भी हमें लगा नहीं इस क्वेश्चन में जान है, उस क्वेश्चन को मैं आप लोग के बीच में लेकर आए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक में आपको, यानी पहला सेट में आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के ऑब्जेक्टिव। फिर दूसरा चैप्टर में आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक, अर्थात 5 चैप्टर को मैंने रेशियो बनाया हूं। उसके बाद मैं आप लोग के बीच में लेकर आऊंगा मिक्सचर क्वेश्चन, जो मॉडल सेट रहेगा। तो मैं आपके लिए चाहता हूं किसी भी तरह से मैं क्वेश्चन बनाऊं और वह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए। तो मैं देर नहीं करूंगा और आपके बीच में जो अपना शो लेकर आया हूं, यानी क्वेश्चन का शो, वह क्वेश्चन आपके बीच में रखना चाहता हूं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सेट नंबर 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे, यहीं से आएगा एग्जाम में। अर्थात हम जो क्वेश्चन सेट किए हैं वह क्वेश्चन लगता है कि एग्जाम में जरूर मिलेगा, लगता नहीं, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। अब ये क्वेश्चन जो है बातचीत शीर्षक एक जो ललित निबंध है उसके अंतर्गत, जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट साहब है, बहुत ही रोचक निबंध, वाक शक्ति के बारे में मार्मिक ढंग से लेखक महोदय ने एक एक बिंदु को रखा था। कितने लोगों के बीच में बातचीत होता है, सेम एज में कैसा बातचीत होता है, बहुत ही अपने अलग अंदाज में पढ़े थे। लेकिन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सेट ऑब्जेक्टिव है, हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करने के लिए आए हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके डिस्प्ले पे फोकस करता है वह क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। अर्थात बालकृष्ण भट्ट महोदय जो इस चैप्टर को लिखे हैं उसके पिताजी का नाम क्या था, तो उसके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद। हमने आप लोग को चित्र बताए थे, एक बात शेयर किए थे, इस चैप्टर का नाम जो है बातचीत, इस चैप्टर का नाम बातचीत है, ब से शुरू होता है। इस चैप्टर का लेखक जो है उसका नाम है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, ये भी आपको ब से शुरू होता है। और इसके पिताजी का जो नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, ये भी ब से शुरू होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा कि बालकृष्ण भट्ट महोदय के, यानी लेखक साहब के पिताजी का नाम क्या था। तो उसके पिताजी का नाम जो था वह आपको बेनी प्रसाद भट्ट थे। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ये जो बालकृष्ण भट्ट महोदय ने लिखा है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का नाम जो बातचीत दिया है, वह चैप्टर किस विद्या के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ये कहानी है या निबंध है या आपको हास्य व्यंग है या चित्र वितरण है या जीवनी है, तो वह किस विद्या के क्षेत्र में आते हैं। तो बातचीत जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट महोदय हैं, ये जो शीर्षक है ये शीर्षक निबंध के अंतर्गत आते हैं और इसका नाम दे दिया है ललित निबंध। ये कौन से विद्या के अंतर्गत आते हैं, ललित निबंध के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। जब कहीं हम लोग देखते हैं नाटक होता है तो उससे पहले सुर सार जो होता है
उस सुरसार को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। कौन सा पाठ? नांदी पाठ कहा जाता है। नांदी पाठ अर्थात नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। ध्यान रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन्स क्रूसो। रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्स क्रूसो। रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत यानी 16 वर्ष के बाद किसके मुख से बात सुनी थी, यानी आवाज को सुने थे? ये जो है फ्राइडे के मुख से आवाज सुना था। अब बात करेंगे इस पर, ये रॉबिन्स क्रूसो पहली बार 16 वर्ष के उपरांत किसी व्यक्ति के मुंह से जब आवाज सुना, तो इसका मतलब है कि यह व्यक्ति इंसान से दूर होगा, अर्थात जंगल में होंगे। क्योंकि यदि समाज में होता तो समाज के बीच में होता, समाज के बीच में मनुष्य होता है, तो यह व्यक्ति 16 बरस तक इंसान का मुंह ही नहीं देखा था, तो फ्राइडे के मुख से सुना था। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, यह किसका मत है? कहता है कि असल बातचीत जो है वह 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकते हैं। यह किसका कथन है? यह किसका नियम है? एडिसन साहब ने चैप्टर के अंदर यह बात बताए थे कि असल बातचीत जो होते हैं वो 2 व्यक्तियों के बीच में होते हैं। कोई किशोरावस्था के 2 व्यक्ति हैं तो किशोरावस्था के बारे में बात करते हो, 2 बुजुर्ग व्यक्ति जब बात कर रहे हैं तो अपने अवस्था की बात करते हुए दूसरे का बुराई बड़ाई करते होंगे। अर्थात एडिसन साहब का सोचिए था, और यह बात सही भी है, कि जब 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो पूरे दिल के दरवाजा को खोल के बात करता है, यानी उस 2 के बीच में जब कोई थर्ड पर्सन आ जाते हैं तो बात का जो डायरेक्शन होता है, जो यानी दिशा होता है, उसमें क्या होता है? मंदन हो जाता है, यानी दिशा चेंज हो जाता है। तो असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच में होते हैं? तो असल बातचीत जो होते हैं वो 2 व्यक्तियों के बीच में होते हैं। ये किसका कहनाम था? ये एडिसन महोदय का कहनाम था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट के मतलब कला होता है, ऑफ के मतलब का होता है, कन्वर्सेशन के मतलब बातचीत करने, यानी बातचीत करने की कला जो है वो सबसे ज्यादा कहां के लोगों में प्रचलित है? तो हम लोग पढ़े थे पाठ के अंतर्गत यूरोप के लोगों में, यहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने का जो तरीका है, कला है, वो बहुत ही एक अलग निराला है। अर्थात उसकी आवाज जब कान के अंदर पहुंचते हैं तो एक अलग तरह का फीलिंग होता है, यानी अलग तरह का आनंद पहुंचते हैं, सुकून मिलता है। तो तेरा क्वेश्चन ये है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोग। कहां के लोगों में? यूरोप। ये क्या होता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बोलने की कला यूरोप के लोगों में बहुत ही बेहतरीन तरीका से प्रचलित है, तो लेखक महोदय के अनुसार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के माता थी। अब ये बालकृष्ण भट्ट महोदय जो थे, उसके पिताजी का नाम तो हम लोग पढ़ ले कि बेनी प्रसाद भट्ट। अब माता जी का नाम आए, तो माता जी का जो नाम है वो पार्वती थी। क्या था इसके माता जी का नाम? पार्वती देवी। अर्थात बालकृष्ण भट्ट के माता जी जो थे उसके नाम है, यानी उसका नाम क्या थे? पार्वती देवी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट को किस कारण नौकरी छोड़नी पड़ी? ये बालकृष्ण भट्ट को किस कारण नौकरी छोड़नी पड़ी? ये व्यक्ति जो है नौकरी जिस समय में करते थे, इसका स्वभाव थोड़ा उग्रवादी था, यानी एक क्रोध जल्दी हो जाता था। तो किसके कारण नौकरी छोड़ना पड़ा? ज्यादा उम्र, ये गलत है। कम उम्र, ये भी गलत है। शांत स्वभाव, ये भी गलत है। उग्र स्वभाव के कारण, किस स्वभाव के कारण? उग्र स्वभाव के कारण इसको नौकरी बदलना पड़ा। कई बार इसको नौकरी बदलना पड़ा उग्र स्वभाव के कारण। फिर नया क्वेश्चन है आपको, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से थे, यानी इसका पिताजी तो थे, पेशे से क्या थे? अब पेशा का मतलब होता है यानी कौन से काम करते थे। इसका पिताजी पेशे से व्यापारी थे। पेशे से क्या थे? व्यापारी। अर्थात बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे?
व्यापारी थे। इसके पिताजी पेशे से क्या थे? व्यापारी। हम जो आपके बीच में जो भी क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं वह क्वेश्चन बहुत ही दिव्य है। हमने एक चैप्टर से 10, 9, 8, 11, 12 इस तरह से क्वेश्चन सिलेक्शन किए हैं। पहला सेट में जरूरत पड़ेगा हम दूसरा सेट भी लाएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना हम तारीफ करेंगे इस क्वेश्चन को उतना कम है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में एक्टिवेट कर लीजिएगा जी। फिर नया क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? अब ये महोदय जो है मासिक पत्र, महीना में जो पत्र निकालते थे वो कौन सा पत्र था? मासिक पत्र तो हम लोग पढ़े थे हिंदी नामक जो था, ये हिंदी नामक प्रदीप पत्र, यानी हिंदी प्रदीप नामक जो ये पत्र था उसको ये निकालता था। अर्थात बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र को निकाला था? तो हिंदी प्रदीप, नाम क्या है? हिंदी प्रदीप। फिर नया क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अब देखिए प्रिय मित्रों, हमने आपको पहले ही बता दिए हैं कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक, अर्थात शीर्षक 1 का नाम है बातचीत, और चैप्टर नंबर 5 जो है आपको वह जो भी हो, तो हम एक चैप्टर से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक हमने एक सेट में क्वेश्चन को सेट किया। फिर मेरा दूसरा सेट जो है वो 6 नंबर चैप्टर से शुरू है। इसी तरह से मेरा लास्ट हो जाएगा, अर्थात यदि 25 चैप्टर है तो 5 × 25 यानी 5 सेट में क्वेश्चन आएगा। फिर हम लोग दोहरा देंगे 6 नंबर से, तो फिर हम चैप्टर शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आपके लिए जो भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा हम उस क्वेश्चन को सामने लाएंगे, क्योंकि पढ़ना हमको उतना ही है जिससे मेरा काम चल सकता है। पता चला समुद्र को सुखाए और एक इचना मछली भी नहीं मिला तो मेरा समय बर्बाद हो गया। अर्थात कम समय में बहुत सा काम करना है, तो क्वेश्चन वही अब अपने सिलेबस के क्या कहते हैं अपने दिमाग में एक्टिव करना है, उसी क्वेश्चन को जो एग्जाम में लगता है कि मिल जाना चाहिए। क्योंकि आप पढ़ने में बहुत तेज हैं और आपका रिजल्ट यदि गड़बड़ा जाएगा तो दुनिया कभी विश्वास नहीं कर सकता कि आप पढ़ने में तेज है। लेकिन ऐसा होता है कभी कभार, अच्छे विद्यार्थी का रिजल्ट कम हो जाता है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा इंटेलिजेंट प्लेयर और इंटेलिजेंट स्टूडेंट से रिजल्ट आने की संभावना होती है। तो हम लोग बने रहेंगे और अपने कर्तव्य को यानी अपने कर्तव्य को समझेंगे, अपने कामों को दायित्व को समझेंगे, हमारा क्या काम है उस काम पे फोकस करेंगे, अर्थात हम अपना जिम्मेदारी खुद हम अपने कंधों पर उठाएंगे। तो हम अब दूसरा लेसन में प्रवेश कर गए हैं। तो दूसरा लेसन का पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का नाम है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर। अब इस चैप्टर को जिस समय में हम लोग मिलकर पढ़े थे, उसने कहा था, किससे कहा था, क्यों कहा था, क्या कहा था, तो इसमें बहुत ही रोमांटिक स्टाइल में इस चैप्टर को पढ़े थे। बहुत दर्दनायक चैप्टर था, बहुत खुशी भी इससे मिला था, यानी हर तरह का नॉलेज इस चैप्टर से मिला। एक साहसी होना चाहिए, एक वीर होना चाहिए, एक निडर होना चाहिए, एक नेक इंसान होना चाहिए, सच्चे रास्तों पे चलना चाहिए, दूसरे को कितना इज्जत करना चाहिए, ये तमाम बातों को हम लोग ने उसने कहा था में पढ़े थे, जिसमें एक दिव्य प्रेम के बारे में अद्भुत कहानी लिखा था जिसको पत्थर का मील माना गया। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया कहानी जिसका नाम उसने कहा था, इस कहानी को लिखने का जो प्रारंभ किया था उस शहर का नाम था अमृतसर, यानी अमृतसर की घटना को वर्णन किया गया है। इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव जो बना है क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है यानी वर्णन है। तो हम लोग पढ़े थे अमृतसर का। कौन से शहर का? अमृत शहर का। लाना सिंह के गांव का क्या नाम है? और इस कहानी में लाना सिंह और सूबेदारनी के प्रेम के बारे में बातचीत हुआ था। तो कह रहा है क्वेश्चन कि लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो उसके गांव का नाम माझे था। लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? माझे। लाना सिंह किस पद पर था? लाना सिंह
किस पद पर था? लाना सिंह जमादार के पद पर थे। लाना सिंह किसके पद पर थे? जमादार के पद पर थे। फिर नया क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था, उसके लड़के का नाम बोधा सिंह था। क्या था उसके लड़के का नाम? बोधा सिंह था। यही तो है इस चैप्टर का जो नाम रखा गया था। उसने कहा था, तो सूबेदार ने अपने पुत्र और पति की रक्षा करने के लिए लाना सिंह से कहा था। तो सूबेदार ने का जो पुत्र था, यानी हजारा सिंह का जो पुत्र था, उसका नाम बोधा सिंह था। फिर नया क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? ये जो कहानी गुलेरी साहब ने लिखा है, इस कहानी को 1915 में निर्माण किया गया था। यानी उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में। अब सोच सकते हो, आज से 100 साल पहले की ये कहानी है, 100 साल प्लस की कहानी है। उस समय में इस तरह का सिचुएशन हमारे समाज में बना हुआ था। अर्थात 1915 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था कहानी को लिखा था। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 1915 अर्थात बी। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ये जो कहानी है 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? ये इस कहानी को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग और लास्ट यानी 5वां भाग में प्रेम का जिक्र किया गया है, और दूसरा, तीसरा, चौथा इस भाग में युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। तो मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि इस कहानी के कितने भागों में बांटा है? अर्थात इस कहानी को, यानी इस कहानी का मतलब उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है। फिर नया क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? आप देखो, हमने अभी जिक्र किए हैं कि दूसरा, तीसरा, चौथा 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी युद्ध कितने भागों में? 3 भागों में। फिर कहता है किसके जेब से बेल के आकार के 3 गोले निकले थे? किसके जेब से बेल के आकार के 3 गोले निकले थे? तो हम लोग पढ़े थे कि जर्मनी का जो डुप्लीकेट लेफ्टिनेंट महोदय थे, जो चालाकी के माध्यम से लाना सिंह के कैंपस में घुस गया, यानी उसके रेफिडेंस में घुस गया और चाहा हम छल कपट करके इनको हम पराजित कर देंगे। तो जर्मनी के जो लेफ्टिनेंट था, उसके जेब से लाना सिंह ने 3 बेल निकाला था। तो क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट साहब। क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट साहब। लाना सिंह की उम्र कितना था? लाना सिंह का उम्र 12 वर्ष था, और लाना सिंह जिस लड़की से प्रेम किए थे उसका उम्र 8 वर्ष था। तो यहां पे आपको क्वेश्चन कर रहा है कि लाना सिंह का उम्र कितना था? मेरे प्रिय मित्रों, कह रहा है लाना सिंह का उम्र कितना था? तो लाना सिंह का उम्र 12 वर्ष था। कितना वर्ष? 12 वर्ष था। उसने कहा था कहानी में कितने जर्मन मारे गए थे? अब देखो, उसने कहा था कहानी में कितने जर्मन मारे गए। हम लोग पढ़े थे कि जर्मनी का जो था वह 63 मरे थे, और सिख के तरफ से 15 मारा गया था। तो आपका क्वेश्चन ये है कि युद्ध में जर्मनी के यानी जर्मन वाले कितने मारे गए? तो 63। यानी उसने कहा था कहानी में कितने जर्मन मारे गए थे? तो 63 जर्मन मारे गए थे। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? अब हमारा तीसरा लेसन शुरू हो गया। हम लोग पहला लेसन और दूसरा लेसन अर्थात बातचीत और उसने कहा था, ये 2 शीर्षक के जो हमने सिलेक्शन क्वेश्चन किए थे, सिलेक्ट किए थे आपके लिए, वह क्वेश्चन हम आपके बीच में प्रस्तुत कर दिए। अब हम तीसरा चैप्टर में एंट्री कर दिए, जिस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। तो क्वेश्चन नंबर है 21, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो हम लोग पढ़े थे कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल था। इसके बचपन का नाम क्या था? बाउल था। लोकनायक किसका उपनाम है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अब ये लोकनायक क्या होता है? लोक के मतलब जनता होता है। लोक के मतलब क्या होता है? जनता।
और नायक का मतलब हीरो होता है, यानी जनता का हीरो लोकनायक कहलाता है। तो लोकनायक किसका सेकंड नाम या उपाधि था? जयप्रकाश यानी जेपी जयप्रकाश नारायण का। जी सर। फिर नया क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण महोदय जवाहरलाल नेहरू को भाई कहकर, बड़े भाई कहकर संबोधित करते थे। अर्थात जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते थे। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? ये देखिए, हम लोग पढ़े थे कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में आईएससी की परीक्षा दी थी। कौन सी परीक्षा दिया था? आईएससी, यानी इंटर यहीं से किया था, आईएससी की परीक्षा दी थी। तो आपका क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? आईएससी की। कौन सी परीक्षा? आईएससी की। पुलिस किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि पुलिस किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ये जयप्रकाश नारायण कहता है क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी सुना था किसी के मुंह से, तो उस जिसके मुंह से सुना था उसका नाम क्या था? और सुना क्या था कि यदि जयप्रकाश नारायण आज नहीं होते तो बिहार जल गया होता। एक पुलिस अधिकारी ने सुना था, तो जिस व्यक्ति के मुंह से सुना था उस व्यक्ति का नाम था दीक्षित जी। क्या था? दीक्षित जी के मुंह से एक पुलिस अधिकारी ने सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? अब देखिए, हम लोग पढ़े थे कि 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया था। उसी का छोटा सा अंश हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत लिखा गया है। संपूर्ण क्रांति के अंतर्गत जो है जयप्रकाश नारायण ने देश के युवाओं को ये संबोधित किया था कि जिस सरकार के अंतर्गत हम लोग जी रहे हैं उस सरकार का एक ही नीति नियम है कि देश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अर्थात हर सिचुएशन में, हर स्थिति में जनता ही पीछेता है। सही बात है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी जनता ही पिसाता है। और जनता में वह जनता पिसाता है जो असहाय हो, निर्बल हो, जो आर्थिक स्थिति से पूरा एकदम, जिसको हम लोग गरीब, अत्यंत गरीब कह सकते हैं, वह बेचारे। लेकिन उसी को दूर करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में युवाओं को शिक्षित किया कि अपने अधिकार के लिए हमें क्या करना है? क्रांति, यानी संपूर्ण क्रांति। अर्थात जो जो कमी है हम उसके लिए क्रांति करेंगे और इस क्रांति के लिए हमें बहुत बड़ा बलिदान भी देना पड़ेगा, अनेक तरह की समस्या को हमको झेलना पड़ेगा। तो ये कब दिया था? 5 जून 1974 को गांधी मैदान में। तो हमारा क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। कब? 1974 में। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण जो कहते थे कि अंडरग्राउंड जमाने के जो मित्रता होते हैं वह ठोस होते हैं। किस जमाने के? अंडरग्राउंड जमाने के मित्रता को वह ठोस मानते थे। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? अब देखिए, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का जो नाम था वह हर्षु दयाल था। क्या नाम था? हर्षु दयाल। अर्थात इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम, तो हम लोग पढ़े थे बेनी प्रसाद भट्ट, माए का नाम पार्वती पढ़े थे। हम इस चैप्टर में पढ़े कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि इसके पिताजी का नाम क्या है? तो इसके पिताजी का नाम हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल। अर्थात जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? हर्षु दयाल थे। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां दिया था? अब देखिए, जयप्रकाश नारायण महोदय ने संपूर्ण क्रांति के जो भाषण दिए थे वह जगह कौन था? तो मैं अभी जिक्र किए थे पटना के गांधी मैदान में। तो वह जगह का नाम है पटना। अर्थात कहां भाषण दिए थे? पटना में भाषण दिए थे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है?
ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। किसको? उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अब देखिए हम लोग चौथा चैप्टर शुरू कर दिए। इसका पीडीएफ आपके पास गया होगा, इसका पीडीएफ भी मिलेगा आपको ये वीडियो भी मिलेगा। आप बने रहें, एक एक डॉट आपका क्लियर किया जाएगा, आपको मॉक टेस्ट लिया जाएगा। फिलहाल आप बने रहेंगे और आपको हम वादा करते हैं कि एक एक क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आएंगे और वह क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम पूरा मस्त होगा, यानी वीवीआई होगा। तो आप एक एक क्वेश्चन को एक्टिव करके रखिए, वो आपका काम है। हमारा काम है छांट के लाना और आपका काम है उसको सेव करके रखना। तो पहला क्वेश्चन है चौथा लेसन का, अर्थात क्वेश्चन नंबर हम 31 कह सकते हैं कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जिसको राष्ट्र कवि का उपाधि दिया गया, जिस लेखक महोदय को राष्ट्र कवि के उपाधि दिया गया उसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। और ये गौरव की बात है कि ये हमारे प्रांत राज्य से बिलोंग करते हैं, जिला बेगूसराय से। तो कहता है ये अर्धनारीश्वर, हम लोग पढ़े थे कि अर्धनारीश्वर में शिव यानी पार्वती, शिव और पार्वती के कल्पित रूप के बारे में बताए थे। अर्थात एक पुरुष का क्या महत्व होता है समाज में, एक स्त्री का क्या महत्व होता है, यानी गुण अवगुण, मेल और फीमेल के पूरे बायोडाटा को हम लोग पढ़े थे अर्धनारीश्वर के अंतर्गत। तो जिसका लेखक कौन था? रामधारी सिंह दिनकर। फिर नया क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? दिनकर जी का जो जन्म बिहार राज्य के किस जिला में हुआ था? इसका जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में हुआ था। कहां हुआ था? बेगूसराय जिला में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। किसने कहा पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है? अर्थात किसने कहा पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है? किसने कहा था? ये प्रेमचंद साहब ने कहा था। प्रेमचंद साहब ने कहा था क्या पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है? अर्थात किसने कहा था? प्रेमचंद साहब ने, कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है। और एक बात कहा था कि जब स्त्री पुरुष का गुण लेता है तो वह राक्षसी हो जाती है। ये प्रेमचंद महोदय ने बोला था। तो दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सेट किया है, क्या कि पुरुष जब नारी के गुण सीखता है तो वो देवता कहलाते हैं। ये किसका कथन है? प्रेमचंद महोदय का, जिसको हम लोग कथा सम्राट कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद। फिर नया क्वेश्चन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, किसकी कथन है? ये कहता है कि नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई कली है। क्या है? जूही। क्या कहता है कि नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, किसकी कथन है? यानी किस महोदय का कथन है? ये रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। इसका कथन रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन है। फिर नया क्वेश्चन है कि दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर की रचना कब की? अब देखो, दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर की रचना कब की? 1952 ईस्वी में। कब किया था? 1952 ईस्वी में। समाज में देखा स्त्री पुरुष के बीच में एकता का, प्रेमता का भाव नहीं देखने को मिला, तो अर्धनारीश्वर एक टॉपिक बनाकर लेखक महोदय ने इस समाज को कुछ सीख दिलाने का प्रयास किया, कुछ संकेत देने का प्रयास किया। इसलिए इस चैप्टर का नाम रख दिया अर्धनारीश्वर। क्या रख दिया? अर्धनारीश्वर रख दिया। तो इसका स्थापना 1952 में, अर्थात इस चैप्टर को कब लिखा था लेखक महोदय? 1952 में। फिर नया क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव की प्रतिमाएं हैं, यानी नर और नारी, यानी फेल और मेल, यानी फीमेल और मेल जो है क्या है? एक ही द्रव की दो प्रतिमाएं हैं, यानी एक ही फ्रेम के, एक ही सांचे के क्या है? दो प्रतिमाएं हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि नारी और नर
एक ही द्रव्य की प्रतिमाएं हैं। तो इस डॉट डॉट में हम क्या भर देंगे, 2 प्रतिमाएं हैं। कितने वर्ष की उम्र में दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई थी। अर्थात दिनकर महोदय जो पहली कविता प्रणभंग जो प्रकाशित किए थे, उस समय में इसका उम्र कितना था? इस समय में उसका उम्र कितना था? 21 वर्ष। अर्थात कितने वर्ष की उम्र में दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई? 21 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 21 वर्ष की अवस्था में। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के महोदय यानी दिनकर जी के अनुसार, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी भावना है। पत्नी क्या है? भावना है। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 में। कब प्रकाशित? और पुस्तक जो प्रकाशित हुआ था जी, कह रहा है क्वेश्चन आपको कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 में। कब प्रकाशित हुआ? 1925 में। संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी। अर्थात संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी। अज्ञे जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञे जी जो है, अज्ञे जी का जो पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञे महोदय, अज्ञे यानी रोज का लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद से अज्ञे, यानी अज्ञे साहब जो है उसकी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 1924 में। कब प्रकाशित हुए? 1924 में। कब प्रकाशित हुए? 1924 में हुए। अब है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? हम लोग पढ़े थे इस चैप्टर में, मालती थी, एक महेश्वर थे और एक टीटी थे, हम लोग पढ़े थे जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो मालती। इसके पत्नी का नाम क्या था? मालती। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि लेखक महोदय जो दूर के रिश्ते में बहन के रूप में, वह है ना, लेखक जो है, लेखक के वह दूर के रिश्ते में बहन लगती थी मालती, उससे मिलने के लिए जो गए थे, कितने वर्ष के बाद? 4 वर्ष के बाद मिलने के लिए गए थे जी। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, आपको 1 एक्शन में याद होना चाहिए, समझदार होना चाहिए जी। कुछ को याद भी रखना पड़ता है, कुछ को दिमाग में भी सेट करके रखना पड़ता है जी। हर देखो छल भी होना चाहिए, कपट भी होना चाहिए, आपके पास हर तरह का गुण होना चाहिए। यानी आप जो चाहिएगा हम सभी को रट लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जो चाहेंगे हम सबको समझ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा तराजू के तरह। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, ये आपका काम है कि हम किस तरह से क्वेश्चन को अरेंजमेंट करेंगे, किस तरह से हम कंपोज करेंगे, यह आपका काम है। कहता है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? अभी मालती के पति का जिसका नाम महेश्वर था, वह कौन से बीमारी के ऑपरेशन करके आए थे? गैंग्रीन। क्या था? गैंग्रीन नामक बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। कौन? मालती के पति जिसका नाम महेश्वर थे। नया क्वेश्चन देखिए, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम महेश्वर था। क्या था नाम? महेश्वर। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? और देखिए, महेश्वर बाजार से अपने घर के लिए कौन सा फल लेकर आया था? आम। पेपर में लपेट कर आया था और उस फल का नाम क्या था? आम था जी। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम लेकर आया था। अज्ञे जी कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? अज्ञे जी जो है, यह महोदय जो है, कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था? मात्र साधारण 10 वर्ष। आज के जमाने में 10 वर्ष के बच्चे 7वां क्लास में, बहुत से बहुत 6ठा क्लास में होते हैं, लेकिन ये 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना प्रारंभ कर दिए थे। कौन महोदय? अज्ञे महोदय। कितने वर्ष की अवस्था में? 10 वर्ष की अवस्था में। रोज कहानी घंटे की किस
खरकन के साथ समाप्त होती है। और ये जो कहानी है समाप्त कब हो जाते हैं, जब घड़ी का जो ये टन टन करने वाला जो अलार्म सुई थी वह 11 पे जब चले गए, जब टनटनाने लगे, तब वो इस कहानी की समाप्त होती है। अर्थात क्वेश्चन को बनाया गया है कि रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है। यानी जो घंटी बजने वाला जो घड़ी था वो 11 पे जो चला गया, जब 11 पर जब वो चला गया घड़ी के सुई, तो वो टनटनाने लगा। यानी कितने, 11। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 11। क्या 11? रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है, तो 11 के साथ। अज्ञे जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, यानी अज्ञे जी का पहली कहानी कब प्रकाशित हुए हैं, 1924 में। यह क्वेश्चन आपको सेट में दोबारा आ गया है, 1924 में। 50 नंबर क्वेश्चन, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था, 4 वर्ष। अर्थात ये भी क्वेश्चन दोबारा है। आज हम लोग देखें 50 क्वेश्चन में मेरा 2 एक्स्ट्रा, अर्थात हम 50 समझ लेंगे। आज हम लोग पढ़े हैं शीर्षक नंबर 1 से लेकर शीर्षक नंबर 5, अर्थात चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक। अर्थात पहला चैप्टर का नाम है बातचीत और 5वें नंबर चैप्टर जो है उसका नाम है रोज। यानी पहले चैप्टर और 5वें नंबर चैप्टर, यानी पहले चैप्टर से लेकर 5वें नंबर के चैप्टर तक के बीच में हमने 50 क्वेश्चन को सिलेक्शन करके आपके बीच में लाए थे। और ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इस क्वेश्चन को एक्टिव करेंगे, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन रहेगा इसको छोड़कर नहीं, और भी आ सकता है। तो वह क्वेश्चन मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास के लिए लाएंगे। तो तब तक मैं ये 5 चैप्टर का जो आपके बीच में हम 50 क्वेश्चन आपके बीच में चुन चुन कर लाए थे, उस क्वेश्चन को हमने समाप्त कर दिए। अब हम आप लोग के बीच से विदा होने की स्थिति में हैं। तो हम जाने से पहले आप लोग को यही सलाह देंगे कि एग्जाम का वक्त बहुत ही नजदीक आ चुकी है। एग्जाम का वक्त बहुत ही नजदीक आ चुकी है। जरा सा भी टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि समुंदर में हम पुल बना सकते हैं, तो हम अपने तकदीर को क्यों नहीं बदल सकते हैं, अपने तकदीर को क्यों नहीं बदल सकते हैं। आप वह कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। आप वह कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ अपने इरादे को बदलिए, आप समुंदर को भी सुखा सकते हैं, आप समुंदर को भी सुखा सकते हैं। तो हम अब आपके बीच से जाने की स्थिति में हैं। तो जाने से पहले आप लोग को जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।